क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा लगातार अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट कराए जा रहे हैं और ये टेस्ट नंबर 11 भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने इसमें डाले थे। टेस्ट में 100 क्वेश्चन थे। मैंने इसका टेस्ट लिया था, बहुत सारे बच्चों का स्कोर कम हुआ था और उसको लेकर के मैंने सोचा कि एक एनालिसिस कर देते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है। तो ये 3-4 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनके ईयर को सुमेलित करना था। तो जैसे पहली है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, बिल्कुल सही है। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के बीच में, ये भी सही है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1992 से लेकर के और 1997 तक थी। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन नॉट करेक्ट और कौन सा सही है ये जरूर आप लोग हमेशा देखना, जिससे क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। हमेशा ये पूछा जाता है कि कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, डोमर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी है। मॉडल और विषय किसी भी क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण होता है पंचवर्षीय योजना में। अब जैसे यहाँ पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि पहली पंचवर्षीय योजना का विषय क्या है। तो मैंने हर टॉपिक हर एंगल से क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, जिससे क्वेश्चन आपके गलत ना हो पाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो कृषि और सिंचाई के विकास पर बल दिया गया था और इसी में बहुत सारी जो है सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास था। और इसी समय हमारे देश में राउरकेला, दुर्गापुर जैसे जो है केंद्र पर जो है इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विषय था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से जानने की जरूरत है। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया था। तो यह है आपका, याद रखिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है आपका, याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है, दामोदर नदी पर और हीराकुंड जो है ये महानदी पर है उड़ीसा में। तो ये तीनों पहली पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना का विषय ही क्या था, सिंचाई और कृषि। तो सिंचाई के साथ साथ जो है कृषि के साथ साथ सिंचाई का भी प्रावधान वहां पर किया गया था। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला आदि इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया गया। अभी मैंने ऊपर बताया भी आपको, यह है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था। तो मैंने सारी पंचवर्षीय योजनाओं के विषय और मॉडल दे दिए हैं, जिससे क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो इस तरह के विषय और मैंने सारे मेंशन किए हैं, योजना सब, जिससे क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो और हर एंगल से आपको क्वेश्चन मिल जाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये पूछा गया है। तो ये है जे.एस.एन.डी. सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो मॉडल सबका याद रखना है, ठीक है, और विषय, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से आते हैं और गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो सबसे बाद में रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में जो स्टील कंपनी लगाई गई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, दूसरे में नहीं लगाया गया था, लेकिन लोगों को कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दूसरा में भारी उद्योगों का विकास और जगह पे किया गया था। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों असफल हुई थी। तो उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 65 में और 62 में जो है भारत चीन युद्ध,
और भारत में भीषण सूखा पड़ा था 65-66 में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी और ये असफल सिद्ध हुई थी। ठीक है, यही 3 कारणों के कारण। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी और ये किस पंचवर्षीय योजना में? तो पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी योजनाएं किस में शुरू की गई ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, योजना अवकाश का समय क्या है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था 1966 से लेकर 69 तक, तो इस समय योजना अवकाश का समय था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ट्रिपल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया था? तो ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण जो है किन पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया था? तो याद रखिएगा, ये पहली पंचवर्षीय, दूसरी और तीसरी तीनों में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सरकार ने तीनों में इस मेथड को अपनाया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो अशोक, रुद्र और एएम मात्रे मॉडल पर, गाडगिल फाल्मोरे पर, और याद रखिएगा गाडगिल फाल्मोरे पर भी ये आधारित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अशोक मेहता इसमें नहीं थे, तो गाडगिल फाल्मोरा भी अपनाया गया था और अशोक रुद्र इसको भी अपनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 अर्थात डी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना का विषय क्या है? विषय मॉडल मैंने अक्सर कोशिश किया है बताने की, क्योंकि क्वेश्चन यही सबसे पूछे जाते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का विषय था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ठीक है, तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, इसीलिए इसका लक्ष्य रखा गया था ए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है के समय में शुरू की गई, बाद में इंदिरा गांधी ने इसको काफी सफल बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो इंदिरा गांधी का समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए जाना जाता है, उनके काम के लिए जाना जाता है, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और 1969 में किया गया था, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इंदिरा गांधी का ये सबसे बड़े कामों में से एक काम ये माना जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जो है फ्लड या जो है श्वेत क्रांति जो शुरुआत हुई थी दूध उत्पादन के लिए हुई थी, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? मैंने सारी पंचवर्षीय योजना का मॉडल विषय दे दिया है कि आपको बिल्कुल रट जाए। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो डीपी धर मॉडल पे आधारित था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? मॉडल और मुख्य विषय और योजना। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या पूछा गया है? तो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसको बार बार देखेंगे तो चीजें बिल्कुल अच्छे से रट जाएंगी। नेक्स्ट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय योजना की शुरुआत गरीबी को समाप्त करना था, तो इसकी शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान कब से कब तक चालू किया गया था? तो ये जनता सरकार ने शुरू किया था इंदिरा गांधी की सरकार के बाद में, और ये 1978 से 80 के बीच शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? गुनार मिंडल को माना जाता है, मिंडल को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अनवरत योजना को
को किस सरकार ने लागू किया था? तो इसको जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया था। मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको लागू किया था। इंदिरा गांधी की सरकार के विरोध में उन्होंने योजना को खत्म भी 1 साल पहले कर दिया था, 5 योजना को, और इस योजना को लागू किया था। नेक्स्ट है, अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये डी.टी. लखड़वाला को दिया जाता है। इन्होंने ही इसको जमीनी स्तर पर लागू कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मॉडल ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो गुनार मंडल अपनी किस पुस्तक में अनवरत योजना का प्रतिपादन किया है? एशियन ड्रामा में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इन्होंने एशियन ड्रामा में इस पुस्तक का ये प्रतिपादन किया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल क्या है? तो छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है नेहरू मॉडल पर आधारित था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या है? तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। तो गरीबी निवारण रोजगार सृजन ये छठी पंचवर्षीय योजना का भी विषय रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 6 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण 1980 में किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मैंने ऊपर बताया। तो बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में और किया गया। तो वो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो वो छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उन्नयन द्वारा उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया गया? ठीक है, तो तकनीक को अपनाने के लिए बात किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार किया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बराबर एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है 7वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो योजनाएं कौन से कहाँ शुरू की गई हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का विषय मानव संसाधन विकास था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? यह है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य विषय है ये क्या था? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था, और यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैंने हर टाइप से क्वेश्चन मैंने दिया है पंचवर्षीय योजना से, अगर क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना हो। नेक्स्ट है, निम्न में से को असत्य कथन की पहचान कीजिए। आप कभी भी सत्य और असत्य को पहले गौर करेंगे। ठीक है, तो असत्य कथन की पहचान करना, इसमें कौन असत्य है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना 90 से 95 नहीं, 92 से 97 थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी इसमें सारा सही है। तो ये बार बार मैंने इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाए कि हमें ईयर भी सबका याद रखना है। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो विषय था वो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था, ये याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे हैं। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य विषय क्या था? तो ये था आपका तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसको याद रखना, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, IAS में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय है तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। संपोषणीय मतलब होता है, आपका याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं इसको। तो सतत विकास और समावेशी विकास दोनों जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, दूसरी बार योजना अवकाश का समय कब माना जाता है? तो दूसरी बार योजना जो अवकाश था वो कब से कब था? तो 1990 से 1992 तक। 1990 से 1992 का जो समय था वो योजना अवकाश का समय था,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव 1934 में विश्वेश्वरैया ने अपने किस पुस्तक में दिया था। ठीक है, तो ये उन्होंने जो है फ्रॉड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया था। ये विश्वेश्वरैया की पुस्तक है, इसी में पहली बार आर्थिक आयोजन की बात कही गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक विकास के लिए 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया। तो भारत के आर्थिक विकास के लिए 8 उद्योगपतियों, खासकर बम्बई के रहने वाले थे, उन्होंने एक बॉम्बे प्लान दिया था जिसमें 8 उद्योगपति शामिल थे। और ये प्लान कब दिया गया था, ये 1944 में दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे। बॉम्बे प्लान किसने बनाया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो सर आंद्रे सीर दलाल ने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1944 में भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो 1944 में गांधीवादी योजना किसने बनाई थी भारत के आर्थिक विकास के लिए, ये किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये सब नाम भी गांधी योजना से जुड़े हो सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम अगर आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नियोजन और विकास विभाग द्वारा नामक एक नया विभाग कब स्थापित किया था। तो नियोजन और विकास विभाग नामक एक विभाग की स्थापना ये की गई थी 1944 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना बनाई गई थी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, 1945 में जन योजना किसने बनाई थी। तो 1945 में जन योजना भारत के विकास के लिए M.N. राय ने बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, अर्थात किस सूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा समवर्ती सूची में। ये राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1947 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया किस देश ने अपनाई है। तो हमने जो आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया अपनाया था वो किस देश से अपनाया था, पूर्व सोवियत संघ से अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को बेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। 1944 में बेटन वुड्स अमेरिका का एक शहर है, वहीं पर सम्मेलन हुआ था और वहीं पर 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी, और 2 संस्थाएं वो कौन सी हैं। तो वो है आपका IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक की स्थापना बेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, इसलिए उसको जुड़वा कहा जाता है। ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में आयकर किस तरह का कर है, ये पूछा गया है। तो ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसानों को MSP दिया जाता है, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है कि उससे कम मूल्य पर किसान अपना अनाज नहीं बेच सकते हैं, तो एक तरह से किसानों को संरक्षण है। इसमें पूछा रहा इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो यह पूछा रहा कौन सा आंसर सही है। तो पहला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, बिल्कुल सही। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय वित्त आयोग करता है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 2 इसमें एक साथ नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका आंसर डी है। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो केंद्र के बजट को राज्य के बजट से कब अलग किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यह है भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा राज्य और केंद्र को बजट को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये बजट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन
गलत होगा ये बताना है। ठीक है, पहला है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं, तो गलत है, ये गलत हो गया आपका। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है, बिल्कुल सही है। और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, जबकि इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है, एक ही बार हो सकता है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, ये गलत है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 दोनों गलत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लाइन बाय लाइन आने लगे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण माने जाते हैं? तो मात्रात्मक उपकरण में नगद आरक्षित अनुपात भी मापा जाता है, वैधानिक तरलता भी, और खुले बाजार की क्रिया भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन मतलब एस्टीमेट का सबसे प्रचलित मापन क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक होता है, सीपीआई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? इसमें ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक जारी नहीं करता है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर है सी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना ये 1982 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ करता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो जीएनपी में हम किसको शामिल नहीं करते हैं, इसका एक वीडियो मैं अलग से बना के डाला हूं, आप देख लीजिएगा। विदेशी निवासियों की आय को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इस तरह के क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जीडीपी से। नेक्स्ट है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, मानव विकास की जो सूची बनाई गई थी इसमें अमर्त्य सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र को हम सेज कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। यह अधिनियम कब पारित किया गया? यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 2006 में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रचलन जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? यह है आरबी के राव द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर होता है और कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं होता है, ये भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाके वहाँ देखिएगा प्ले लिस्ट में। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि निगम कर और आयकर प्रत्यक्ष कर माना जाता है। और ये भी याद रखिएगा, जो कर डायरेक्ट हम देते हैं उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने औसत लागत का सिद्धांत दिया था? तो औसत लागत का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो यह है आपका गाटफील्ड हेबरटल ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर किया गया था? तो यह शिवरमन समिति की संस्तुति पर किया गया था, सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है?
तो याद रखिएगा धारणीय कृषि जो है ये आपका है इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है, तो उसे हम धारणीय कृषि कहते हैं, अर्थात सतत विकासशील कृषि के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उधार ऋण की खिड़की कहा जाता है? ठीक है, इसे विश्व बैंक की उधार ऋण की खिड़की किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, IDA को कहा जाता है, विश्व बैंक की उधार खिड़की कहते हैं इसको, क्योंकि यहीं से विश्व बैंक को पैसा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रम गहन उद्योग वह है। श्रम गहन उद्योग किसे कहते हैं? ठीक है, तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता जहां होती है उसे श्रम गहन उद्योग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जैसे चीनी मिल में, जैसे सूती कपड़े की मिल में, इन सब में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो गरीबी का एक दुष्चक्र होता है, उस दुष्चक्र में अगर देखा जाए इस मैप के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो गरीबी का जो दुष्चक्र होता है, ठीक है, इसमें आदमी बेरोजगार होता है, फिर रोजगार नहीं मिलता है, उसमें तो गरीब हो जाता है। तो गरीब का एक निर्धनता जो कहते हैं, तो वो जो उसका चक्र चलता है, ये चक्र किसने दिया था? ये दिया था रेगर नेकर्स ने दिया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो संबंध होता है, ये इसको कौन दर्शाता है? तो ये आपका फिलिप्स वक्र, जो फिलिप्स वक्र है, यही मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को अपनाता है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है। तो ये आप ये फिलिप्स वक्र देख सकते हैं। इसी आधार पर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इसमें निगम कर प्रत्यक्ष कर माना जाता है। ठीक है, तो ये निगम कर प्रत्यक्ष कर है, और व्यक्तिगत कर जिसे हम आयकर कहते हैं ये भी प्रत्यक्ष कर है। तो इसका 1 और 2 ये दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं, बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अब पूछे जाने लगे, कौन से कर होते हैं, कौन से कर प्रत्यक्ष कर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक जारी होता है उसमें कौन सा संकेतक नहीं होता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आय। स्वच्छता होता है, बाल मृत्यु दर भी होता है, लेकिन आय नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या होती है? सरकार जब बजट बनाती है तो बजट हमेशा घाटे बनाया जाता है। मान लीजिए सरकार ने बजट बनाया 100 रुपये का आय हुई, तो सरकार ने व्यय किया 110 रुपये का, तो 10 रुपये का घाटा हो गया। तो इसी को घाटे का बजट कहते हैं। और सरकार घाटे का बजट पूरा करने के लिए मुद्रा की छपाई करती है, तो इससे मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो यही अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, क्योंकि जो गांव होता है, गांव में लोग छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि एक मौसम में काम मिलता है, इसके बाद वो लोग बेरोजगार रहते हैं। जैसे इसमें धान लगाया जा रहा है, तो धान लगाने के लिए तो उनको काम मिल गया, लेकिन उसके बाद काम तो मिलेगा नहीं। नेक्स्ट है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो ये शेयर बाजार से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो एल के झा समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो ये है आपका अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर की सिफारिश किया था एल के झा समिति ने। नेक्स्ट है, हार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हार्ट मनी जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं विकासशील और विकसित देशों में समान नहीं पाई जाती हैं? तो विकसित देश में और विकासशील देश में कौन सी समानताएं समान नहीं पाई जाती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, बी, तकनीकी उन्नति। विकसित देशों में तकनीकी उन्नति ज़्यादा होती है और विकासशील देशों में तकनीकी उन्नति कम पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST किस प्रकार का कर है? तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष कर है। तो याद रखना GST अप्रत्यक्ष कर माना जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं?
तो सार्वजनिक क्षेत्र का अगर हम विनिवेश करते हैं तो उसे निजीकरण कहते हैं। जैसे मान ले SBI है, SBI का अगर हम शेयर कुछ बेच दें तो उसको हम विनिवेश कहते हैं। तो ये निजीकरण को दे देते हैं। तो सरकारी कंपनियों को जब निजीकरण के हाथों में देते हैं तो उसे विनिवेश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? तो आय और उपभोग में जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये प्रत्यक्ष होता है। जितना हमारी आय होती है उतना हम खाते जाते हैं। ठीक है, तो आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ शुरू की गई हैं उनका मुख्य उद्देश्य था स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। यही हमारे पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो गरीबी निवारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन की गई थी, अभी याद रखना, और ये 2004 में गठित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, रेखी समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो रेखी संबंध जो समिति है इसका संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। तो अप्रत्यक्ष कर की सिफारिश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत मैंने ऊपर बताया भी है, कब की गई थी? वो 1964 से किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और यह रबी और खरीफ की फसल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक स्थापित किए गए थे वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भंडारी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, मांग का नियम किस पर आधारित होता है? तो मांग का जो नियम होता है ये उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। लोग जितना खाते हैं उतना ही मांग बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तीसरे क्षेत्र का है, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। लगभग 60% का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य ऋण दर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो इसका ये कहा था दादा भाई नेहरूजी ने कहा था कि धन का जो निष्कासन हो रहा है हमारे देश से वो हमारे देश के लिए बुरा है, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से बना बनाया सामान ला के यहाँ बेचते थे। तो इस तरह से धन सारा कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। तो उसी को जो है अनिष्टों का अनिष्ट या बुरे लोगों का बुरा कार्य किसने कहा था? दादा भाई नेहरूजी ने कहा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक है, इसको हम इस सूत्र से समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय यही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी राष्ट्रीय आय मैंने पूरा बताया है, उस वीडियो को जरूर जाके देखना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसमें कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, तो प्रत्यक्ष कौन कौन नहीं है? बिक्री कर। तो बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो GST परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये इतने महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट दिया था। आज ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। आप लोग पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके उसको पूछिएगा। ओके, थैंक यू।